इनको तो मुझे रिपीट कराने की अभी जरूरत नहीं है, हम आगे देखते हैं। उसमें ही कुछ और चीजें हम नहीं देखेंगे जो हम रिपीट कर भी सकते हैं, कुछ हमारा रिपीट भी होगा, कुछ हमारा न्यू भी होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमने ट्रांजैक्शंस देखी थी। मैं कुछ और भी चीजें डिस्कस करती हूँ और रूल्स अप्लाई करना फिर से सीखेंगे हम। जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 तो बीच में तुम्हारा कुछ और है इनवॉइस वगैरह से रिलेटेड, वो थोड़ा अलग है, उसको बाद में करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 8 पर आएंगे, इस चैप्टर के बाद में। तो उसमें तुम देखोगे कि सारी तुम्हारी जर्नल एंट्रीज ही हैं जो तुम्हें सीखनी है। जैसे कि हमने ये लास्ट क्लास में लास्ट में कुछ ट्रांजेक्शन्स देखी थी कि क्या चीज इसमें डेबिट हुई थी और क्या चीज इसमें क्रेडिट हुई है। तो हम ये सब चीजें यहाँ पर अब देखने वाले हैं। मैं फिर से कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले तुम लोग मुझे बताओगे, है ना। पहले तुम लोग ट्राई करना, तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं करती हूँ उसको, ठीक है। चलो हम कुछ और ट्रांजेक्शन लिखते हैं। मानकर चलते हैं कि हमने लिखा रेंट पेड ₹5,000, रेंट पेड ₹5,000। अब मुझे इसमें पहले ये बताओ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, नाम बताओ मुझे, कौन कौन से अकाउंट हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं। बोलो। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश और दूसरा तुम्हारे अकॉर्डिंग कैपिटल, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया था कि हम उसको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। लेकिन देखो जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, तो हमारे जितने भी एक्सपेंस होंगे या फिर जितनी भी इनकम होंगी, उनका हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे कि अगर हमने रेंट पे किया तो हम रेंट का अकाउंट अलग से ओपन करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम डायरेक्टली कैपिटल में से माइनस कर देते थे, क्योंकि उसका अल्टीमेट इफेक्ट कैपिटल पर ही पड़ने वाला है। लेकिन वहां पर हम क्या करते थे, हम कैपिटल में से ही इसलिए माइनस करते थे क्योंकि अगर हम वहां पर अलग अलग हेड ओपन करने लगते तो वो बहुत लेंदी हो जाता। तो इसलिए हमने उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है, हमने उसको वहां पर क्या किया है, डायरेक्टली वहां पर शो कर दिया था कैपिटल में। मतलब कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं, या फिर हम अगर इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लेकिन जब भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे या ये जो हम रूल्स अप्लाई करने वाले हैं, इनके केस में क्या होता है, जो भी हमारा पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है या लॉस है या फिर कोई इनकम या प्रॉफिट है, उसका हम अलग से उसके नाम से अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर रेंट पेड है, तो एक तो हमारा कैश इन्वॉल्व हुआ है इसमें, और दूसरा हमारा रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। रेंट अकाउंट मेरा एक तरीके का क्या है, ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। और कैश हमारा, अब मुझे ये बताओ जब ये दोनों अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कैश हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा और रेंट हमारा कौन से अकाउंट में आएगा। हमने 3 कैटेगरी देखी है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पहले हमें इन अकाउंट को देखकर ये समझ आना चाहिए कि ये कौन से अकाउंट में हमारे जाने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। तो कैश बताओ हमारा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। रियल। रियल अकाउंट। तो कैश हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट, और रेंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि हमने देखा कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या प्रॉफिट, ये चारों चीजें हमारी उसमें कवर होती हैं। तो रेंट हमारा एक एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए हमारा ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो हमने देखो रूल्स में देखा है कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम या प्रॉफिट होता है। तो रेंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो 5,000 से हमारा रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अगर मैं कैश की बात करती हूँ तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब हमने कैश पे किया है तो बिजनेस के पास से कैश उसका आउट हुआ है। तो हमने उसमें देखा था रूल्स में, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमारा कैश
आउट हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। प्लीज स्टार्टिंग में तुम जितना भी करोगे ना, कोशिश करना कि तुम्हें अगर डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है ना कि कैश अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट होने वाला है, तब भी तुम रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सोचकर जरूर देखना, एक बार इमेजिन जरूर करना कि ये हमारा क्रेडिट हुआ क्यों है। अब देखो लॉजिकल सी बात है, अगर रेंट डेबिट हुआ है तो कैश भी हमारा डेबिट तो होगा नहीं, कैश तो हमारा क्रेडिट ही होगा ना। या तुम्हें डायरेक्टली ये लिख देती ये चीज, लेकिन तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें कंसेप्चुअली भी वो चीज क्लियर होनी चाहिए। स्टार्टिंग के तुम 15-20 ट्रांजेक्शन में रूल्स अप्लाई करना सीख गए तो तुम्हें बाद में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे माइंड में तुरंत ये रूल्स क्लिक करेंगे। समझ में आया ये कैसे हुआ है रेंट पेड? कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ, मैं एक बार और समझा दूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। देखो रेंट पेड में हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश और दूसरा, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम कैपिटल में से माइनस करते थे। लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं या हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करते टाइम हमारा क्या होता है, अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है तो उसका अकाउंट अलग से ओपन किया जाता है। मतलब रेंट अकाउंट मैंने अलग से ओपन करना है, ना कि उसको कैपिटल में से ही, मतलब कैपिटल वर्ड यहाँ पर यूज ना करके हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट अलग से ओपन करेंगे। जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉसेस होंगे हमारे, उन सबके अकाउंट हम अलग से उसके नाम से ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश और रेंट। कैश हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा और रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या क्या चीजें आती थी, एक्सपेंसेस और इनकम आते थे, है ना। अब हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो नॉमिनल अकाउंट का हमने क्या रूल पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस है तो इसलिए हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और कैश हमने क्रेडिट किया है। क्यों किया है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल हमने क्या देखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमारा कैश आउट हुआ था तो इसलिए हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। मैम, गॉट इट मैम। और किसी को कोई डाउट? कृतिका, मोहित, समझ में आ रहा है? क्योंकि रिकॉर्डिंग में और थोड़ा सा लाइव क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज। मैम मुझे आ रहा है। ओके, देखो अब मैं एक ट्रांजेक्शन लिखने वाली हूँ, एक्सपेंस से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था रेंट पेड, यहाँ पर तो क्या था, अगर सिंपल लिखा हुआ है रेंट पेड, इट मीन्स हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि रेंट ड्यू होने के बाद ही पे हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ, लिखने जा रही हूँ रेंट आउटस्टैंडिंग। या फिर इसको छोड़ो, अभी अभी हम बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो, पहले नॉर्मल वाली ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और कुछ देखते हैं पहले, फिर से हम कुछ चीजें लास्ट क्लास में भी अगर हमने की होंगी तो कोई बात नहीं, वो फिर से कुछ चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इतने कंसेप्ट तुम लोगों के क्लियर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा ट्रैक पे आने में। देखते हैं, कोई ट्रांजेक्शन बताओ तुम लोग, कोई नॉर्मल। इतनी सारी ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। देखो हमने 15,000 के गुड्स सेल किए। पहले मुझे एक चीज बताओ, जब हम लास्ट क्लास में देख रहे थे तो मैंने तुम्हें देखो यहाँ पर बताया था कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में लिखा था परचेज गुड्स इन कैश ₹10,000, तो मैंने ये बात स्पेशली हाईलाइट की है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट। मतलब हम उसको, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कर रहे थे तो हम स्टॉक में उसको मेंटेन करके चल रहे थे, क्योंकि बैलेंस शीट में जो वर्ड यूज किया जाता है वो स्टॉक किया जाता है। जब तक ये गुड्स हमारे पास होते हैं ना, ये स्टॉक में चले जाते हैं। लेकिन एक तरीके का जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, ध्यान रखना गुड्स, क्या वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, गुड्स। जब भी गुड्स परचेज होंगे तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज अकाउंट। देखो ऊपर हमने जो थर्ड ट्रांजेक्शन की थी इसमें था फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पर मैंने परचेज
नाम देखकर परचेज अकाउंट ओपन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम देखो कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे थे। जितने भी हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं उनको उनके नाम से लिखते हैं, लेकिन जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज अकाउंट। और मैंने ये बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो देखो अब मैंने यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखो फिर से गुड्स की बात आई, इस बार हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इस बार हम अपने गुड्स सेल कर रहे हैं। तो जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन होता है सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? सेल्स अकाउंट। जैसे कि गुड्स परचेज करने में परचेज अकाउंट ओपन होता है और गुड्स सोल्ड करने में हमारा सेल्स अकाउंट ओपन होगा। ये चीज ध्यान रखना, इस चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिक्सअप मत करना इसको किसी चीज से, क्योंकि गुड्स वो चीज है जिसको हम परचेज करके फर्दर सेल करने वाले हैं। ठीक है, उन पर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके या एज इट इज जैसा भी हमारा बिजनेस होगा वो डिपेंड करेगा। तो जब भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सेल्स अकाउंट। और ये एक तरीके की हमारी इनकम है। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? हमारी इनकम होती है। मतलब हमारे बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सेल्स ही तो है। तो ये भी हमारा कौन सी कैटेगरी में जाता है? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। अब देखो जब हमने गुड्स सेल किए कैश में, तो दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा? एक तो हो गया हमारा सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बताओ? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स सेल किए कैश में, तो एक तो हमारा सेल्स और दूसरा हमारा कैश अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। कैश हमारा कौन सी कैटेगरी में जाता है? रियल अकाउंट में। अब देखो रूल्स अप्लाई करके देखो, यहाँ पर सेल्स हमारी इनकम है और ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ये हमने देख लिया। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो, कोई भी बोल दो। डेबिट होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट होता है इनकम और प्रॉफिट। डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम और प्रॉफिट। तो सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट हमारा एक तरीके से क्या होना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए। 15,000 से टोटल वैल्यू हमारी सेल्स में जाएगी, इसमें हम प्रॉफिट या कॉस्ट को अलग अलग क्लासिफाई नहीं करते हैं। दूसरा अकाउंट हमारा कैश इन्वॉल्व है। देखो जब हमने गुड्स सेल किए तो कैश हमारे पास आया होगा बिजनेस में, तो व्हाट कम्स इन उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमारा कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट हो जाएगा। तो मैम ये हमेशा बैलेंस आएगी? बैलेंस रहेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होते हैं ना, ऐसे ही हमारे डेबिट एंड क्रेडिट भी हमेशा इक्वल होगा। तभी तो एसेट्स और लाइबिलिटीज भी इक्वल आ पाती है, क्योंकि हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। ओके मैम। रिकॉर्ड करने का तरीका ही ऐसा है, मतलब अकाउंटिंग बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है। ठीक है, रूल्स हमारे इस तरीके से हैं कुछ। अब देखो यहाँ पर तो जो हमने गुड्स सेल किए थे वो कैश में सेल किए थे। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000। इस बार हमने मोहन को गुड्स सेल किए हैं, तो हमने देखा था अगर पार्टी का नाम दिया हुआ होता है तो हम उसको क्रेडिट सेल मानकर चलेंगे। तो बताओ यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे? सेल्स अकाउंट एंड मोहन। एक तो हो गया सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है तो हमारी इनकम हुई। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पर, जैसे ऊपर हमारा कैश था तो यहाँ पर हमारा मोहन होगा। कौन होगा? मोहन, क्योंकि हमने इसको उधार में सेल किया है तो हम मोहन का अकाउंट ओपन करेंगे अपनी बुक्स में। अब देखो सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाने वाला है, और मोहन कौन सी कैटेगरी में आएगा? बोलो भाई, मोहन कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल। पर्सनल, है ना, क्योंकि मोहन किसी पर्सन से रिलेट करता है, कोई पर्सन का नाम हमारी बुक्स में आया है। तो पर्सनल अकाउंट तो ये समझ लो जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो मोस्टली पर्सनल में जाती हैं। और मोहन वैसे तो हमारा डेटर है, वैसे तो एक एसेट है, लेकिन डेटर्स भी हमारे पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर
किसी पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं, अभी हमें इससे पैसा लेना है इन फ्यूचर, तो ये भी हमारा कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पर्सनल में। अब देखो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल। Credit the receiver, debit the giver. नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मोहन इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस के लिए रिसीवर है या गिवर है? इस ट्रांजेक्शन में Giver. गिवर कैसे हुआ? मैम इसे उसने पैसे अभी उसने पैसे दिए नहीं है। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? इस ट्रांजेक्शन में तो मोहन ने गुड्स रिसीव किए हैं बिजनेस से, एक तरीके से लिखा हुआ है ना, सोल्ड गुड्स टू मोहन। हमने मोहन को गुड्स सेल किए। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मोहन इज द रिसीवर, क्योंकि उसने बिजनेस से गुड्स रिसीव किए हैं, उसने बिजनेस को कुछ दिया नहीं है। जिस दिन ये पैसे देगा उस दिन ये गिवर बन जाएगा। समझ रहे हो? जिस दिन हमें इससे पैसे मिलेंगे उस दिन ये गिवर बन जाएगा, लेकिन आज ये इस ट्रांजेक्शन में रिसीवर है। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मोहन को डेबिट करेंगे, यस है ना, मैम जितना भी अमाउंट है उतने अमाउंट से। और सेल्स हमारी इनकम है। हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है कि इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सेल्स हमारी यहाँ पर क्रेडिट हो जाए। तो देखो रूल्स इस तरीके से बने हैं। जब हमने ऊपर देखा कि गुड्स कैश में सेल हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। सेल्स तो हमारा इस ट्रांजेक्शन में भी क्रेडिट था, और सेल्स हमारा देखो इस वाली ट्रांजेक्शन में भी क्रेडिट है। इस बार डेबिट कौन हुआ है? मोहन। यानी कि इफेक्ट सिर्फ हमारा डेबिट पे पड़ा है। जब गुड्स सेल हुए हैं तो सेल्स तो हमारा क्रेडिट ही होना है, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है। तो इफेक्ट कहाँ पर पड़ा है? जब हमारे पास कैश आया था तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था। तो रूल्स देखो इस तरीके से बने हुए हैं कि तुम्हारी उस दूसरी जो दूसरी साइड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। यानी कि देखो सेल्स हमारा यहाँ भी क्रेडिट था, सेल्स हमारा यहाँ भी क्रेडिट है। बात है हमारी डेबिट की। यहाँ पर देखो मोहन को डेबिट किया गया है और यहाँ पर कैश को डेबिट किया गया है। ठीक है, जबकि ये हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में था और ये हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में था, लेकिन फिर भी हमारे क्रेडिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। समझ में आ रहा है रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं? तुम ये ट्रांजेक्शन नोट करते हुए चलना, अगर नोट नहीं की है तो कर सकते हो, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो इनकी नोटिंग कर लो तुम लोग। नोट करनी है या कर रहे थे? मैम अभी तो करनी है कर लो सभी लोग, है ना। कोई एक जना गायब है कर लिया। क्लास। कृतिका का कुछ नेटवर्क इशू आई थिंक। मैम वीडियोस अपलोड कहाँ पे होती है एक्चुअली वैसे तो मुझे सर ने शायद अपना यूट्यूब चैनल दिया था, तो उस पे तो मैंने अभी कोई अपलोड नहीं की थी। तो मैं मेरा ही अपना एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, तो मैंने लास्ट क्लास उस पे अपलोड की थी। तो मैं बाकी क्लासेस भी उस पे ही अपलोड कर दूंगी, तो मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है, वहां से ओके तुम लोग देख सकते हो। क्योंकि मैम कभी कभी रिवाइज करना होता है ना तो फिर हाँ मैं हाँ हाँ, मैसेज अब मैं अपनी ये डेली बेसिस पर ही करूंगी, क्योंकि मेरी क्या हुआ है क्लासेस बहुत सारी हो गई है ना, तो वो टाइम ले रही है। तो कुछ मतलब पीछे थोड़ा मैं घर पे भी नहीं थी, इधर उधर कहीं बाहर घूमना हो रहा था, तो बस कर नहीं पाई हूँ मैं। तो अब मैं डेली दो दो तीन तीन क्लासेस करके अपलोड कर दिया करूंगी, तो ये सारी अपलोड हो जाएंगी वहां पर। ओके मैम मैम लिख लिया तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रिकॉर्ड बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लिए। यस मैम और देखते हैं। देखो लिखते हैं क्या, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 लाख बाय चेक। इस बार हमने चेक से पेमेंट की है। हमने एक बिल्डिंग परचेज की और हमने चेक से पेमेंट की है।
तो बताओ यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? बैंक अकाउंट, एक तो बैंक अकाउंट तो हो मतलब गया, और दूसरा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट। इस बार देखो हम परचेज अकाउंट, यानी कि बच्चों का क्या होता है, जहां वर्ड देखा परचेज वहां सीधा परचेज अकाउंट ओपन कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, परचेज अकाउंट हम ओपन करते हैं गुड्स के केस में, और बिल्डिंग हमारे लिए गुड्स नहीं है, बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो देखो बैंक और बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में ही जाने वाला है, सिंपल है। बैंक का बताओ, बैंक कौन सी कैटेगरी में जाएगा? बैंक का देखो मैं बता देती हूँ वैसे खुद ही, कई बार तुम इसको ना इमेजिन कर सकते हो रियल अकाउंट में भी, लेकिन वैसे ये हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी का पार्ट होता है। कौन से अकाउंट में जाता है बैंक? हमारा पर्सनल अकाउंट में जाता है, क्योंकि बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ रहे हो, बैंक भी एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन है। भले ही हमारा मतलब बैंक में बैलेंस है, तो बैंक में जो हमारा बैलेंस है, तो बैंक भी हमारे लिए एक तरीके का पर्सन ही होता है, क्योंकि हमारा उसके पास पैसा है। तो बैंक हमारा, जैसे हम डेटर्स वर्ड यूज कर लेते हैं नॉर्मली जिनको हम गुड्स सेल करते हैं, लेकिन अगर हमने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक भी तो हमारे लिए एक टाइप का वही बंदा हुआ ना, जिससे हमें पैसे लेने हैं इन फ्यूचर। फिर जो हमारे पैसे बैंक के पास है वो तो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक हमारा एक तरीके से पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही जाता है। वैसे तुम रूल्स अप्लाई करने के लिए इसको रियल में भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन पर्सनल अकाउंट के थ्रू सोचोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर रूल्स कैसे अप्लाई होनी चाहिए, क्या चीज मेरी डेबिट होनी चाहिए, क्या क्रेडिट होनी चाहिए? पहले बिल्डिंग के पॉइंट से सोचो। हमने बिल्डिंग परचेज की है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग हमारी इन हुई है या आउट हुई है? इन हुई है, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग को क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट कर देंगे 5 लाख। और बैंक हमारे लिए यहाँ पर, बैंक से हमने पेमेंट की है, तो एक तरीके से बिजनेस के पॉइंट से सोचना है, बैंक यहाँ पर गिवर हुआ है इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि Yes, ma'am. बैंक ने पेमेंट की है, तो इसलिए बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो जो तुम्हारा ये चैप्टर 6 है, एक बार इसमें एक्सरसाइज पर आओ अपनी बुक में, क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर 8 पर जाने से पहले हम एक बार पहले उन्हें देख लेते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं एक बार मुझे बताओगे क्या? ज्यादा नहीं होंगे, थोड़ा सा ही होगा इसमें मेरे ख्याल से। सानवी, तुम मुझे क्या लास्ट क्लास की, ये लास्ट क्लास बोल रही हूँ, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की इमेज सेंड करनी है मुझे, कर दो एक बार। मोहित, मानसी, कोई डाउट है तो इतने पूछ सकते हो। मोहित, तुमने जो टेस्ट दिया था उसमें क्या बोलते हैं, तुमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे क्या? नहीं मैम, सिर्फ 3 ही किए थे। क्यों भाई, 1 आवर कम रह गया था क्या? तुमने 2 क्वेश्चन पूरे पूरे मतलब बिल्कुल ही टच नहीं किए हैं, 4th और 5th क्वेश्चन। यस मैम। मतलब तुमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ एक ही किया है, और जो 1st और 3rd क्वेश्चन थे वो इतने मतलब छोटे थे, 5 मिनट्स भी नहीं लगती। तुमने बाकी के टाइम में बस एक ही क्वेश्चन किया है, और वो भी कंप्लीट नहीं है। मैम वो बस हो जाता, एक पार्ट रहता था। हाँ, तो और बाकी के जो 2 क्वेश्चन रहते हैं पूरे पूरे न्यूमेरिकल पार्ट, इतनी स्लो स्पीड, ऐसे कैसे चलेगा भाई?
9 मार्क्स का पेपर तो तुमने टच ही नहीं किया, बाकी बचे 11। मानसवी ने भी अच्छा किया है टेस्ट, कृतिका का भी अच्छा है। मानसवी तुमने भी फर्स्ट क्वेश्चन का कोई लास्ट पॉइंट शायद अटेम्प्ट ही नहीं किया है। फर्स्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन का, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसका मुझे एक पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, जो एक लास्ट वाला पॉइंट था वो तो शायद थोड़ा सिंपल ही था, चलो हम देख लेंगे, मैं डिस्कस करूंगी उसको भी। वैसे अच्छा किया है तुमने टेस्ट। देखो सभी लोग एक्सरसाइज पर आओ। एक्सरसाइज में हमारा पेज नंबर है 6.18, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है उसके ऊपर। सभी लोग ओपन कर लेना, पेज नंबर 6.18, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। यस मैम। मैम देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। श्री अशोक होगा कोई, ठीक है, उसकी बुक्स में हम ये सारे अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं। क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो तुम्हें यहाँ पर यही देखना है कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है या नॉमिनल है। अब मुझे बताओ, जैसे फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ किस में आना चाहिए। रियल अकाउंट। रियल है। सेकंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी देखो क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उस पे हमें मैन्युफैक्चरिंग पे ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स पे होता है उसका नाम होता है एक्साइज ड्यूटी। ये भी पहले था, वैसे ही नहीं, अब बुक से हटा देना चाहिए था क्योंकि अब जीएसटी आ गया है। तो एक्साइज ड्यूटी का कंसेप्ट मोस्टली गुड्स से खत्म हो गया है, लेकिन कुछ एक दो गुड्स हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो इन्होंने शायद इसलिए इसको रखा हुआ है। तो एक्साइज ड्यूटी हमारा एक तरीके का टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, मैं ये बोल सकती हूँ बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। तो एक्साइज ड्यूटी हमारा कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे कहाँ जाते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट में। जितनी भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉसेज हैं वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट। अगर किसी को भी डाउट होगा ना कि ये इसमें क्यों आया, तो प्लीज पूछ लेना मुझसे बीच में। कैपिटल, पर्सनल। पर्सनल। मोटर व्हीकल्स, सभी लोग बताओ भाई, सभी पार्टिसिपेट करो, मानसी, मोहित, सभी लोग। रियल अकाउंट। हाँ। गुडविल, मैम गुडविल क्या होता है? गुडविल, गुडविल कह सकते हैं कि जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब तो हमारे होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या कुछ मतलब जिनको हम जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस होता है ना, ऐसे ही फिक्स्ड एसेट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक हमारा गुडविल है। गुडविल क्या है, एक तरीके से हमारी मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है, वो हमारी एक तरीके से गुडविल होती है। वैसे गुडविल एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं छोटी सी एक डेफिनेशन उसकी बोलूं तो वो ये होगी कि मार्केट में जो एक बिजनेस की रेप्यूटेशन है, दैट इज गुडविल फॉर एनी बिजनेस। तो गुडविल हमारे लिए एक तरीके का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है।
क्या होता है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और हमारे फिक्स्ड एसेट्स नॉर्मली कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स हमारे रियल अकाउंट में ना। रियल अकाउंट में। तो ये भी हमारा इसलिए गुडविल हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जानी चाहिए हमारी? इन्वेस्टमेंट्स ही हमारी एक तरीके से एसेट्स ही होती हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एक तरीके से एसेट्स ही होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर जाएंगी हमारी? कि हमने यहाँ रियल पर अकाउंट। रियल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी बताओ। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। डेटर्स। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। बेड डेट्स, देखो बेड डेट्स नई टर्म है तुम्हारे लिए। बेड डेट्स क्या होते हैं? बेड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है एक तरीके का। बेड डेट्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे कोई डेटर्स होते हैं ना। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की थी, वो हमारे डेटर्स होते हैं। अब देखो डेटर्स से क्या होता है, इन फ्यूचर हमें पैसा मिलना होता है। तो कई बार कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें पैसा नहीं देते, मतलब हमें पूरी उनसे मतलब पूरी उम्मीद है कि अब इनसे हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। तो जो पैसा हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो पैसा हमारा डूब गया, अगर मैं ये बात बोलूं कि जो डेटर्स हमारे पैसे लेकर भाग गए या कुछ भी हम बोले, तो वो जो पैसे हमें नहीं मिलने वाले हैं वो हमारे होते हैं बेड डेट्स। ठीक है। तो बेड डेट्स हमारे लिए एक तरीके का क्या है? लॉस। लॉस। बेड डेट से हमारे लिए लॉस। और लॉसेस कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने तुम्हें बताया हुआ होगा। डेप्रिसिएशन जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, वो हमारी होती है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस होता है। तो ये भी हमारा इसलिए कौन सी कैटेगरी में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। वेजेस। वेजेस क्या नॉमिनल। होते हैं? जैसे सैलरी हम पे करते हैं, ऐसे ही हम वेजेस पे करते हैं। जिनको डेली बेसिस पर पेमेंट की जाती है ना, वो हमारी वेजेस होती हैं। कहते हैं ना मजदूरों को, जैसे लेबर क्लास को दे देते हैं ना, डेली बेसिस पर पेमेंट होती है। तो नॉर्मली, या फिर हमने कोई वैसा काम कराया कि हमें पर डे के हिसाब से उन्हें पे करना पड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए वेजेस में आ जाती है। तो वेजेस हमारी एक तरीके से एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स। मैम रिपेयर्स तो फिर नॉमिनल अकाउंट में होना चाहिए, वो भी तो नॉमिनल में, हाँ, वो भी एक तरीके का हमारा एक्सपेंस है। रमेश। डेटर आगे लिखा हुआ है, रमेश नाम लिखा हुआ है, उसके आगे बताया हुआ है ये हमारा एक डेटर। तो डेटर्स कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड। रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए एक तरीके की, इंटरेस्ट हमारे लिए यहाँ पर इनकम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव को ना तुम इस पॉइंट से मत सोचो कि कैश मिला है, वो तो उसका दूसरा इफेक्ट है। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमने लिखा इंटरेस्ट रिसीव ₹5,000, तो इसमें तुम्हारे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो इंटरेस्ट का अकाउंट और एक दूसरा कैश अकाउंट। तो अगर लिखा होता कैश अकाउंट तो वो तुम्हारा जाएगा रियल अकाउंट में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट को मैं एज एन इनकम रिकॉर्ड करके चलूंगी। उस इनकम का नाम क्या लिखूंगी? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनकम है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आता है? इंटरेस्ट रिसीव मतलब हमारे पास पैसा आया, सीधा हम हमारे माइंड में एकदम क्लिक करता है पैसा। तो कैश तुम्हारे माइंड में एकदम आएगा कि वो रियल अकाउंट में जाएगा। लेकिन इमेजिन करके चलना कि हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। तो अगर वर्ड लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, तो ये हमारे लिए इनकम है। ठीक है। लिखा होता है यहाँ पर कैश, तो कैश हमारा रियल अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट हमारा है बैंक। हाँ बोलो। हो जाता है। क्या चीज? दोबारा से बोलो। खाली कैश रियल अकाउंट में जाता है। हाँ, अगर जैसे मैं अगर किसी इनकम या एक्सपेंस की बात कर रही हूँ, तो उसको जो मैं उसके नाम से लिखूंगी, उसका नाम जो दिखाऊंगी इनकम का या एक्सपेंस का, तो वो हमारे रियल अकाउंट सॉरी नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट एक एग्जांपल लिया भी था ना, कि हमने रेंट पे किया है। देखो जब रेंट पे किया, मैंने यहाँ पर दो अकाउंट लिखे, एक तो कैश और एक रेंट।
अब यहाँ पर रेंट पेड से तुम्हारे माइंड में आना चाहिए था कि कैश गया तो कैश तुम्हारा रियल अकाउंट में होगा, लेकिन जब यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, अकाउंट का नाम लिखा हुआ है रेंट, तो रेंट मैंने कौन सी कैटेगरी में लिखा है, नॉमिनल अकाउंट में, और कैश हमारा रियल अकाउंट में। तो अगर जो वर्ड लिखा होगा ना उसके हिसाब से इमेजिन करना है कि ये हमारी इनकम थी या ये हमारा एक्सपेंस था। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव लिखा है तो इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनकम है, तो इनकम हमारी कौन सी कैटेगरी में जाती है, नॉमिनल अकाउंट में। ओके ठीक है, मैम। नेक्स्ट लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। मैम इसका बैंक मीनिंग क्या होता बैंक जैसे हम अगर लिख रहे हैं बैंक बैलेंस, सिंपल लिखा है बैंक, तो उसका मतलब होता है कि बैंक में हमारा बैलेंस है, मतलब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। अगर होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नेगेटिव बैलेंस में आ जाता है कि बैंक से हमने पैसा लिया हुआ है, मतलब बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस है एक तरीके से, कि हमें बैंक वालों को उल्टा देना है वापस, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है एक तरीके से। तो जैसे बैंक हमारा एसेट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें बैंक वालों को पैसा इस बार पे करना है। लेकिन बैंक हो चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट में जाएंगे सब, क्योंकि बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। है? ठीक यस है, मैम। नेक्स्ट लिखा है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स क्या होती हैं, बता सकते हो? नहीं मैम। देखो परचेजेस क्या होती हैं, परचेज तो हमने पढ़ी है, अरे परचेज क्या होती है, परचेज मैम किसी चीज मतलब इस कोई भी गुड खरीदना। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है, क्योंकि हम उसको एक्सपेंस मान के चलते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगी, जब हमने देखो गुड्स परचेज किए तो हमने परचेज अकाउंट ओपन किया, जब हम उनको गुड्स वापस करते हैं, कई बार हमें गुड्स वापस करने पड़ जाते हैं, तो वो हमारी हो जाती है परचेज रिटर्न। तो ये भी हमारी उसी कैटेगरी में जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगी, क्योंकि परचेज रिटर्न कोई नया वो नहीं है, जो हमने गुड्स परचेज किए थे वही हमने बस वापस किए हैं, तो उसका एक तरीके का रिवर्सल है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न भी हमारा कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में ही। ठीक है, बट मैम ये तो लॉस हो गया ना एक तरह से, किसी चीज को खरीद के उसे रिटर्न करना। लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब ये हुआ कि तुमने उसको बियर किया है। अब एक बात बताओ, अगर तुमने मुझसे गुड्स परचेज किए और फिर तुम मुझे वापस कर रही हो, तो तुम्हें उसमें लॉस क्या हुआ है, भाई तुम्हारा पेमेंट उतना कम होगा। अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए थे तो मैं तुम्हें पैसे उसके रिटर्न करूंगी, फिर ठीक है लॉस डिफरेंट। कहाँ हुआ, है ना। लॉस का मतलब तो ये हुआ कि तुम उसको फिर बियर कर रहे हो, तुम्हें बियर करना पड़ रहा है वो चीज, तो तुम्हें कुछ बियर तो करना नहीं हुआ। अगर बियर करना पड़ेगा कि तुम्हें पैसे भी नहीं मिले वापस में, तो तुम्हारे लिए वो लॉस है। ठीक है, फिर भी हमारा वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि लॉसेस भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताओ क्या चीज होती थी। मैम जब कोई ओनर कैपिटल में से पैसे लेता है तो जब कोई बिजनेस को ऑनर वापस पे पर्स नहीं करना। हाँ, वापस अपना पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है कुछ भी बिजनेस से, तो ऑनर की ही बात हो रही है ना यहाँ पर, बस हमने उसको नाम अलग दे दिया। जब ऑनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है या कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम बोल देते हैं कैपिटल। हम ओनर का नाम नहीं लिखते, हम उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही यहाँ पर भी इसकी जो मैंने रूल्स बताए थे, तो यहाँ पर भी मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि हम ओनर का नाम नहीं लिख रहे। ओनर का अगर हम नाम लिख देंगे तो हम वो ओनर भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगा, मतलब जैसे हम बाकी जो अपने डेटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं उनका तो नाम लिखते ही है ना, अगर ओनर ने अपना भी नाम लिख दिया तो उसमें और बाकी लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, इसलिए ओनर के अकाउंट को हम अलग से मेंटेन करते हैं कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल, अब ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल, उसने विड्रॉ, उसको मतलब विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, तो वो हो गई ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी हमारी इसलिए कौन सी कैटेगरी में जाएंगी, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, क्योंकि ये भी ऑनर से ही बिलोंग करती है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट हमारा है फ्रेट। फ्रेट होता है एक तरीके से मतलब ये हमारा एक्सपेंस ही है, जैसे कहते हैं ना कि ट्रक वगैरह से सामान आया तो उसको जो किराया देना पड़ता है उसके लिए, ट्रांसपोर्ट। तो वो हमारा फ्रेट होता है।
तो फ्रेट भी हमारा मतलब किराया टाइप कह सकते हैं कि सामान लाने के लिए जो पैसा देना पड़ा है, तो वो हमारा एक तरीके से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हमारा कौन सी कैटेगरी में जाता है, रियल अकाउंट में, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट लिखा है देखो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब है, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। और अभी हमने देखा था ना परचेज रिटर्न, यस मैम। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। जो रिटर्न आउटवर्ड आउटवर्ड हुई है वो हमारी हो गई परचेज रिटर्न, और जो रिटर्न इनवर्ड हुई है वो हमारी हो जाती है सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हमने अभी देखा, जो हमने परचेजेस किसी को वापस की है अपनी। सेल्स रिटर्न क्या होंगी, जो हमने अपने कस्टमर्स को सेल कर दिया, वो अगर हमें हमारा सामान वापस देके जा रहे हैं, मतलब हमारी सेल्स रिटर्न हुई है भाई, जैसे हमने किसी को वापस किया, कोई हमें भी तो वापस कर सकता है, तो ये हमारी होती है रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। तो ये भी हमारी कौन सी कैटेगरी में जाती हैं, सब नॉमिनल अकाउंट। सब चीजें हमारी कहाँ जाएंगी, ये नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि सेल्स और परचेज हमारी नॉमिनल अकाउंट में है, तो इनकी रिटर्न भी कौन से अकाउंट में जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि एक तरीके का रिवर्सल है, सेल्स और परचेज, सेल्स और परचेज का ये एक तरीके का रिवर्सल ही है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? यस। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तभी हमें रूल्स अप्लाई करने आएंगे। तो पहले हमें यही चीज पता होनी चाहिए कि ये नॉमिनल में है, रियल में है, या फिर पर्सनल अकाउंट में है। ठीक है, अब देखो जो हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो थोड़ा सा अलग है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, उनको खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार स्टार्टिंग से देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। देखो ये 5 आइटम्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 नेम दिए गए हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। देखो जब हमने लास्ट क्लास की थी, तो वहां पर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो हमारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से किया गया है। एक तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, और एक हमारा मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच को मैंने बताया था अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वहां पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मॉडर्न अप्रोच हमारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करता है। ये हमारा एक तरीके का मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच हमारे अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करता है, 5 में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ये कुछ नहीं है, देखो ये हमारे ट्रेडिशनल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रेडिशनल से लिंक करती हूँ, तो लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये दोनों चीजें हमारी कौन सी कैटेगरी में जाती थी नॉर्मली, बताओ। ट्रेडिशनल में लाइबिलिटीज और कैपिटल हमारी कौन से अकाउंट में क्लासिफाई किया गया था, पर्सनल। पर्सनल में, है ना। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कहाँ क्लासिफाई किया गया था, नॉमिनल। नॉमिनल में। और एसेट्स मोस्टली, मैं सभी एसेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली एसेट्स मेरे कहाँ पर आते थे, रियल अकाउंट। तो ये कहीं ना कहीं उसी का ही थोड़ा सा, मतलब उसी को ही इन्होंने थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश की है। बाकी रूल्स जो हम देखते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो इनके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। ठीक है, जो तुम्हें डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही करने हैं। लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल लगता है इसमें, तो जब तुम्हें एक बार समझ में आने लगेंगी ना ट्रांजेक्शन्स, तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें दोनों तरीके से ही अपने आप ही समझ में आने लगेगा। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमसे ये पूछा है कि इन्हें इन 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करो, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू।
अब मैं लैंड की बात करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट लिखा है लैंड। लैंड हमारा कौन से अकाउंट में, कौन से में जाएगा इसके अकॉर्डिंग बताओ? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तुम्हें यहाँ पर समझना और इजी हो जाएगा। लैंड बताओ कहाँ पर आएगा, क्या है इनमें से लैंड? एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? एसेट। एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कि हमने बिजनेस का कहीं मतलब पैसा कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे लिए एक तरीके की एसेट हो गई, क्योंकि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो हमारे लिए एसेट हो गया ना। बिजनेस के लिए क्या हुआ है? एसेट हो गई वो चीज भी। बिल्डिंग क्या है? एसेट। एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मोहित तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। इंटरेस्ट रिसीव, एसेट, रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारी क्या होती है? इनकम ही होती है, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से रेवेन्यू। सैलरी, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट है इस बार। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब था बैंक में नेगेटिव बैलेंस, उल्टा हमें बैंक को देना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए बन जाती है लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में, क्योंकि हमें पे करना है इस बार। अगर होता बैंक बैलेंस या फिर सिंपल लिखा होता बैंक, तो वो हमारे लिए एसेट बन जाता। ठीक है। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए? एसेट, लाइबिलिटी, क्या है? assets, एसेट्स। क्रेडिटर्स, liability, लाइबिलिटी। नहीं नहीं, नेक्स्ट है हमारा बेड डेट्स। बेड डेट्स हमने अभी देखा था, क्या मतलब होता था बेड डेट्स का? liability होती है ना? नहीं, liability नहीं, एक expense तरीके का लॉस हो है, गया तो ना? लॉस यहाँ पर हम एक्सपेंस में ही कवर करेंगे, क्योंकि लॉस अलग से क्लासिफाई नहीं किया गया। लॉस मतलब 5 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है उसको, तो हम इन सब में से कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? एक्सपेंस में ही डाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट Yes, है हमारा कैपिटल। कैपिटल तो है ही कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का हेड अलग से है। कैपिटल का हेड यहाँ पर अलग से है। हमारे 5 पार्ट्स है ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल जब पहले से ही अलग है, तो कैपिटल को हम कैपिटल के हेड में ही डालेंगे अलग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स। एसेट। एसेट हो गया। फ्रेट, expense, फ्रेट हमारा एक्सपेंस, क्योंकि फ्रेट मैंने अभी बताया था ना, जैसे हम ट्रक वगैरह का जो पेमेंट करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं सामान लाने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो वो सब चीजें। वेजेस, एक्सपेंस हो जाएगा। गुडविल, एसेट। गुडविल एसेट। रिपेयर्स, एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों सेम ही है, बस मॉडर्न में थोड़ा सा उसको और एडवांस कर दिया गया है। ज्यादा कुछ मतलब चेंज नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कुछ हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट हमारा सेम ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद से कर लेना, हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा क्योंकि सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। अब देखो एक चीज और देखो, जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे हमारे, वो कैसे थे हमारे? डेबिट क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही हमारा रियल अकाउंट का था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। लेकिन जब हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो मॉडर्न अप्रोच में रूल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? जैसे हमने यहाँ पर 5 कैटेगरीज देखी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, देखो यहाँ पर हमने 5 पार्ट्स में कैसे क्लासिफाई किया है, उसका नाम हमें बताया हुआ है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हेलो, yes, ma'am, audible. एम आई ऑडिबल? मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो, Yes, ma'am. मेरे शायद हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट प्लीज वेट करना। हेलो, Yes, Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो जो हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देख रहे थे, यहाँ पर हमने 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पर जो हम रूल्स अप्लाई करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जैसे अगर मैं एसेट्स की बात करती हूँ, तो एसेट्स में क्या होता है, जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे,
और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करेंगे। अब देखो इसको तुम लिंक कर सकते हो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी, क्योंकि देखो जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था तो रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो जो चीज हमारे पास आई वो मतलब इंक्रीज हुई है, जो हमारे पास से गई वो डिक्रीज हुई है। तो ये हमारा उसी अप्रोच से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो डेबिट करेंगे अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, इसको प्लीज नोट कर लेना तुम, लाइबिलिटीज के केस में जस्ट अपोजिट है। अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो ये होगी क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो ये होगी डेबिट। तुम आज ना ये नोट कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करूंगी क्योंकि मेरी 4 से दूसरी क्लास है, तो इसको नोट कर लो। कैपिटल के केस में भी सेम है, अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, मैं सब रिलेट कराऊंगी ट्रेडिशनल अप्रोच से, और अगर ये डिक्रीज होती है तो डेबिट। एक्सपेंस का क्या है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, क्योंकि जैसे हम वहां पर एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे ना, तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। और अगर ये डिक्रीज होते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो बस वो डेबिट ही होती है मोस्टली। बट अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि डिक्रीज हुआ है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू के केस में उल्टा है, अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। रेवेन्यू में भी मोस्टली क्या होगा, इनकम हमारी क्रेडिट होती है ना, तो एक ही वैल्यू गिवन होगी, वहां पर इंक्रीज या डिक्रीज की बात ही नहीं होगी। अगर इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही होगी तो तुम्हें सोचना है कि डेबिट करना है उसको या नहीं। नॉर्मली नहीं तो हमारी जो रेवेन्यू होते हैं वो क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, ऐसे जैसा कि हम नॉमिनल अकाउंट का रूल भी देख कर आए हैं, वहीं से ही इसको बनाया गया, मतलब ये उसी से ही हमने इसको किया। ठीक है, अभी इसको प्लीज नोट कर लो, मैं क्योंकि मुझे क्लास क्लोज करनी है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तुम लोग प्लीज जल्दी से नोट आउट। I'm done. Ma'am, done. ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर वहां पर हम ये सब डिस्कस करेंगे। Thank you, ma'am.